हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सम स्पेशल टाइप के फंक्शंस, उनके डोमेन, रेंज और ग्राफ पे डिस्कशन किया हुआ था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई भी अगर हमें ग्राफ दिया हो तो उसको हम कैसे पता करेंगे कि वो गिवन ग्राफ फंक्शन है या नहीं। ठीक है, आज हम लोग क्या पता लगाने वाले हैं कि कोई भी गिवन ग्राफ फंक्शन है या नहीं। अभी तक हम लोग क्या करते थे, कोई फंक्शंस दिया होता था तो उसका हम ग्राफ ड्रा करते थे। अब ग्राफ दिया होगा, हमें चेक करना है फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये एक टेस्ट है इसके लिए कि गिवन ग्राफ फंक्शन होगा या नहीं। इसके लिए जो टेस्ट है उसका नाम है वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो हेडिंग डाल लीजिए आप अपने कॉपी में, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट का यूज हम कैसे करेंगे इसको समझिए। सपोज करिए आपको कोई ग्राफ गिवन है, कोई भी एक ग्राफ गिवन है। कोई आप ग्राफ ले लीजिए जो आप जानते हैं, जैसे हमने ले लिया मॉड एक्स का ग्राफ। मॉड एक्स के बारे में आप पहले ही जानते हैं, ये फंक्शन है। ठीक है, जैसे सपोज करिए ये ग्राफ हमें दिया हुआ है, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस और जी। हमें चेक करना है ये गिवन ग्राफ फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो इस पे वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएंगे। वर्टिकल लाइन मतलब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। कोई भी एक लाइन लीजिए जो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो वो वर्टिकल लाइन होता है। हमें क्या करना होगा, सिंपली वाई एक्सिस के पैरेलल तो इनफाइनाइटली मेनी लाइंस हैं। वाई एक्सिस के पैरेलल कितने लाइंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस। तो आप अपने माइंड में ये थिंक करेंगे कोई वर्टिकल लाइन है, वो गिवन ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रहा। ठीक है, ये जैसे हमने एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा किया, ये एक वर्टिकल लाइन ड्रा किया। अगर इसको ऑब्जर्व करिए तो ग्राफ को केवल ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है। इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया पॉइंट ए। अगर और भी कोई वर्टिकल लाइन आप ड्रा करोगे तो वो भी ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, हम देख रहे हैं केवल एक ही पॉइंट पे ग्राफ को कट कर रहा है। ठीक है, कोई भी वर्टिकल लाइन आप ड्रा कर लो, वो गिवन ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे ही कट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है, इफ वर्टिकल लाइन, ठीक है, एनी वर्टिकल लाइन लीजिए, कोई भी लाइन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। इफ अ वर्टिकल लाइन कट द गिवन ग्राफ या इंटरसेक्ट द गिवन ग्राफ एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, देन गिवन ग्राफ इज फंक्शन। ठीक है, देन गिवन ग्राफ इज फंक्शन। तो अगर केवल एक सिंगल पॉइंट पे कट हो रहा है, वर्टिकल लाइन क्या कर रहा है, एक गिवन ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, ओनली वन पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वो ग्राफ हमारा हो जाएगा फंक्शन। अब देखिए दूसरा ग्राफ हमने आपको एक दिया, ये पैराबोला का ही शेप है। ये भी एक पैराबोला का फॉर्म है, आप पढ़ेंगे क्लास 11th में ही आपको पढ़ना है। कोनिक सेक्शन एक चैप्टर है आपका। इसमें अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाइए तो देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रा किया, हम देख रहे हैं गिवन ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। ये वर्टिकल लाइन गिवन ग्राफ को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, या कह सकते हैं आप मोर देन वन पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, मोर देन वन पॉइंट में कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, टू पॉइंट्स पे, पॉइंट ए पे एंड पॉइंट बी पर। ठीक है, जबकि ये वाई एक्सिस अगर ले लीजिए तो वाई एक्सिस क्या कर रहा है, ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है। ये भी वर्टिकल लाइन है, लेकिन हमें ऐसे भी वर्टिकल लाइंस मिल रहे हैं जो ग्राफ को मोर देन वन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट हो रहा है, इस वजह से ये गिवन ग्राफ फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा आपको क्या मिला कि अगर वर्टिकल लाइन किसी गिवन ग्राफ को मोर देन वन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, मोर देन वन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि गिवन ग्राफ हमारा फंक्शन नहीं है। तो ये ग्राफ क्या है, नॉट फंक्शन। और ये जो पहला वाला ग्राफ था वो आपका ग्राफ क्या था, फंक्शन। ठीक है, एक और ग्राफ हमने बना के आपको दिया इस टाइप से। सपोज करिए एस शेप का, ये एस शेप का कोई ग्राफ है। ठीक है, इसको अगर आपको चेक करना है ये ग्राफ फंक्शन है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट इस पे यूज करेंगे। एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे जो गिवन ग्राफ को कट करे। ऐसा वर्टिकल लाइन हमें नहीं ड्रा करना है जो गिवन ग्राफ को ही ना कट करे। ठीक है, तो ऐसा वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे जो गिवन ग्राफ को कट करे। तो हम देख रहे हैं ये वर्टिकल लाइन गिवन ग्राफ को थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा है।
इस वजह से ये गिवन ग्राफ क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें क्या मिलेगा, एक ही पॉइंट के थ्री इमेजेस मिलने लगेंगे। यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट पे कट हो रहा है ना, तो जहां एक्स एक्सिस को कट किया ये कोई पॉइंट है, तो इस एक्स के करस्पॉन्डिंग हमें एफ एक्स के 3 वैल्यूज मिल रहे हैं। एक पॉइंट का इमेज आप देख रहे हो, मोर देन 1 हो गया। ठीक है, मीन्स यूनिक इमेज हमें नहीं मिल रहा इस केस में, इस वजह से ये गिवन ग्राफ फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब आप जो है वर्टिकल लाइन टेस्ट राइट कर लीजिए। वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या लिखेंगे आप, ये फिगर 2-3 बना लीजिएगा आप, फंक्शन कौन सा है कौन सा फंक्शन नहीं है। वर्टिकल लाइन टेस्ट में लिख लीजिए, इफ अ वर्टिकल लाइन intersect the given graph at exactly 1 point. If a vertical line intersect the given graph at exactly 1 point, then given graph is function. Otherwise not a function. मीन्स अगर मोर देन 1 पॉइंट पे कट करने लगा, अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट करने लगा तो वो ग्राफ फंक्शन नहीं होगा। अगर एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे ही कट हो रहा है तो गिवन ग्राफ क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो ये आपका हो गया वर्टिकल लाइन टेस्ट कंप्लीट। इससे अब आप पता लगा सकते हो कि कोई भी गिवन ग्राफ फंक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक और हमने ग्राफ आपको दिया, सपोज करिए ये ग्राफ हमने दे दिया, ये फंक्शन है या नहीं इसको चेक करना है तो आप अपने माइंड में वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पे भी 1-2 लाइन ड्रा करके आप दिखा देंगे कि गिवन ग्राफ को एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। इस वजह से आप कोई भी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन लीजिए, ये क्या करेगा, गिवन ग्राफ को एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करेगा। इस वजह से ये गिवन ग्राफ क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ठीक है, रीजन में आप क्या लिखेंगे, रीजन में आप वर्टिकल लाइन टेस्ट का जो स्टेटमेंट है उसको राइट कर देंगे कि सिंस वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द गिवन ग्राफ एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, देयरफॉर ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन, देयरफॉर गिवन ग्राफ इज फंक्शन। ठीक है, अब दूसरा चीज हम लोगों ने एक देखिए पढ़ा हुआ था, रिलेशन में हम लोग बता दे रहे थे कि अगर हमें सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है तो कितने नंबर ऑफ रिलेशंस एग्जिस्ट करेंगे। एग्जांपल के लिए जैसे कोई भी रिलेशन एक आर डिफाइन किया गया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और सेट ए और सेट बी फाइनाइट सेट हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमने दिया p, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हमने दे दिया आपको q। तो हम बता दे रहे थे कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस एग्जिस्ट करेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने मिलेंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसका फार्मूला आपको लर्न होगा, रिलेशन वाले टॉपिक में पढ़ाया गया है। तो आप कह रहे थे कि 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, इतने नंबर ऑफ रिलेशंस हमें मिलेंगे। ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फंक्शन भी क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ही होता है, लेकिन उसमें 2 स्पेशल कंडीशंस ऐड किए गए हैं, तब जाके ये रिलेशन हमारा क्या बना है, फंक्शन। तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हम लोग करते थे, उसके बाद फार्मूला लिखते थे, ये कितना हो गया 2 टू द पावर पी क्यू। तो हमें पता है कि अगर हमें नंबर ऑफ रिलेशन बताना है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी तो हम इजीली निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, अगर हमें नंबर ऑफ फंक्शंस पूछा गया, कितने फंक्शंस एग्जिस्ट करेंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो उसका भी कोई फार्मूला होना चाहिए। तो अब हम लोग फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं, फार्मूला ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस।
फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यहाँ सेट ए और सेट बी आपके फाइनाइट सेट है। सेट ए और सेट बी कैसे सेट हमें लेना है? फाइनाइट सेट। तो इसके लिए हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू हमने मान लिया m एलिमेंट्स है। सेट ए में कितने एलिमेंट्स? m। और बी में कितने एलिमेंट्स हमने मान लिया? सेट बी में n एलिमेंट्स है। ठीक, ए और बी फाइनाइट सेट है आपको, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए m, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी n। तो हमें बताना है नंबर ऑफ फंक्शंस कितने मिलेंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। नंबर ऑफ फंक्शंस f फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें? इसमें देखिए थोड़ा सा अगर इसकी प्रूविंग पे जाएंगे तो थोड़ा सा आप यूज करेंगे यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन। एक चैप्टर आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 11th में, उसी का एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम लोग। सेट ए हमें दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है। सेट ए में कितने एलिमेंट्स गिवन है हमें? सेट ए में टोटल एलिमेंट्स हमें गिवन है, ये नंबरिंग कर रहा हूँ एलिमेंट्स का 1 2 3, ये एलिमेंट्स नहीं है, बस उनकी नंबरिंग किया हूँ। टोटल m एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 इस तरीके से कितने एलिमेंट्स हैं? m एलिमेंट्स। और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? देखिए टोटल n एलिमेंट्स, 1 2 3 ऐसे टोटल कितने एलिमेंट्स? n एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ फंक्शंस बताना है, कितने फंक्शंस एग्जिस्ट करेंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो यहाँ पे देखिए अगर फंक्शन के डेफिनेशन पे जाइए तो आपको पता है फंक्शन इज ए रूल और करस्पॉन्डेंस विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो सेट ए का कोई एक एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक, तो 1 किससे किससे अटैच हो सकता है? 1 से अटैच हो सकता है। अब 1 ये किसी दूसरे नंबर पे अटैच नहीं होगा अगर 1 को हमने 1 पे अटैच कर दिया, ठीक। लेकिन यहाँ का देखिए सेट बी का जो एलिमेंट 1 है, 1 के पास कितने चॉइसेस हैं? 1 से कौन कौन से एलिमेंट अटैच हो सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं? तो 1 से देखिए 2 भी अटैच हो सकता है, 3 भी एसोसिएट हो सकता है, ऐसे जितने इधर हैं m भी अटैच हो सकता है। तो ए पे कितने हमें मिल रहे हैं नंबर्स जो एसोसिएट हो रहे हैं? इस 1 से कितने एसोसिएट हो रहे हैं टोटल? देखिए टोटल m, ठीक। तो यहाँ पे m वेज हमें मिल रहा है, टोटल कितने वेज मिल रहा है? m वेज मिल रहा है 1 से अटैच होने वाले नंबर्स का, ठीक। ऐसे ही 2 पे भी 2 के पास भी कितने वेज हो जाएंगे? m वेज, क्योंकि यहाँ से कोई भी आपका एलिमेंट 2 पे एसोसिएट हो सकता है। ऐसे 3 के पास भी कितने वेज होंगे? m वेज। ऐसे n के पास भी कितने वेज होंगे? m वेज, ठीक है। तो अब इन्हीं सभी को मल्टीप्लाई करा लेंगे, m इंटू m कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे? इंटू m कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? देखिए बी में कितने एलिमेंट्स? 1 2 3 4 अप टू n, मीन्स टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स। तो ये n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया? m टू द पावर n। 2 बार मल्टीप्लाई होगा m स्क्वायर हो जाएगा, 3 बार m क्यूब हो जाएगा, तो ऐसे n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है m टू द पावर n। ये हमें क्या बता देगा? नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ फंक्शंस का फार्मूला लिख लीजिए, कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन कितना है? इसको हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, ये हमें फार्मूला मिला है। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है? n, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है? m। तो यहाँ फार्मूला हमें मिल गया n टू द पावर a। आप ये याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। अब कोडोमेन और डोमेन में आप एलिमेंट चेक कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। एग्जांपल के लिए आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, फाइंड नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए, ये सेट ए आपको दिया हुआ है, टू सेट बी।
आपको नंबर ऑफ फंक्शन बताना है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कितने फंक्शंस होंगे, तो इसका फार्मूला आपको मिल गया है, नंबर ऑफ फंक्शंस, आंसर लिखेंगे इसका कितना हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट वन लाइन क्वेश्चन है, आंसर है नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू हो जाएगा, फ्रॉम ए टू बी कह रहा है, ठीक है, तो एफ फ्रॉम ए टू बी हो गया, कोडोमेन यहाँ क्या हो गया बी और डोमेन क्या हो गया आपका ए, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। और बी में कितने एलिमेंट्स हैं देख लीजिए 4 और ए में कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो 4 टू द पावर 3, आप यही आंसर छोड़ सकते हो या इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 64। अगर यही फंक्शन पूछा होता फ्रॉम सेट बी टू ए बताइए, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट बी टू ए बताइए, तो आप क्या लिखते फार्मूला, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट बी टू सेट ए क्या हो जाता, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, कोडोमेन यहाँ ए है, टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, इससे आप नंबर ऑफ फंक्शंस निकाल सकते हैं। अब अगर नंबर ऑफ रिलेशंस और नंबर ऑफ फंक्शंस दोनों को आप ऑब्जर्व करिए तो उसमें आप एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि कौन सा उसमें ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, ठीक है, ये आप थिंक करिएगा कि कौन नंबर ऑफ रिलेशंस और नंबर ऑफ फंक्शंस में कौन हमें ग्रेटर या स्मॉलर मिलेगा, या ग्रेटर आर इक्वल टू मिलेगा या लेस आर इक्वल टू मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शंस, तो अब हेडिंग डाल लीजिए ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शंस। अब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे रेंज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शन पे प्रॉब्लम भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ही करेंगे, और एक प्रॉब्लम केवल मैं आपको यहाँ बताऊंगा आज। ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शन के बाद हमारा लास्ट टॉपिक हमने बताया रेंज ही बचेगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाना शुरू कर देंगे, जो भी आपके क्लास 11th में जितने भी आप कह सकते हैं थ्योरीज थी फंक्शन से रिलेटेड वो आपको बता दी गई। बस रेंज छूटा हुआ, रेंज आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के बाद वो भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शन, इसमें पहले तो हम कोई दो फंक्शन मान लेंगे, एक फंक्शन मान लीजिए f और एक फंक्शन मान लीजिए g, ठीक है, तो लेट रियल फंक्शंस का मतलब आप जानते हैं, रियल फंक्शंस भी आपको पढ़ाया गया है। रियल फंक्शंस ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या हो, रियल नंबर के सबसेट्स। तो लेट f फ्रॉम, f का डोमेन हमने d1 माना हुआ है, f फ्रॉम d1 टू r, कोडोमेन रियल नंबर, एंड डोमेन आप जानते हैं डिफरेंट फंक्शंस के डिफरेंट डोमेन हो सकते हैं, और कुछ फंक्शंस के सेम डोमेन भी हो सकते हैं। f फ्रॉम d1 टू r एंड g फ्रॉम d2 टू r, ये हमने मान लिया b2 रियल फंक्शंस, b2 रियल फंक्शंस, ठीक है, ये दो हमारे पास रियल फंक्शंस हैं। तो पहला ऑपरेशन हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पहला ऑपरेशन डिफाइन करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ फंक्शन, एडिशन ऑफ फंक्शन। फंक्शंस को आप देख सकते हैं एज ए मशीन, ठीक है, फंक्शंस एज ए मशीन वर्क करता है। इसको इनपुट दीजिए आप, इनपुट कहाँ का होता है, डोमेन का, ठीक, इनपुट देते हैं तो आपको ये अप्लाई करके आउटपुट दे देता है, उसको कहाँ आपको देता है, रेंज में, ठीक है, रेंज के जो एलिमेंट मिलते हैं वो हमें आउटपुट मिलते हैं, और डोमेन के एलिमेंट जो फंक्शन जिस पे अप्लाई होता है वो इनपुट होता है। एडिशन ऑफ फंक्शन, एडिशन ऑफ फंक्शन जो होगा उसको हम लिखेंगे f प्लस जी, f और g फंक्शन को ऐड करना है तो इसको राइट करेंगे f प्लस जी। अगर कोई एक फंक्शन और होता h होता हमारे पास तो उसको लिखते f प्लस जी प्लस h, ठीक है। तो इस तरीके से हम एडिशन ऑफ फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं। एडिशन ऑफ फंक्शन डिफाइन करने के लिए इसका डोमेन बताना पड़ेगा, कोडोमेन बताना पड़ेगा। f प्लस जी फंक्शन डिफाइंड होगा फ्रॉम, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन दोनों डोमेन का कॉमन डोमेन, मीन्स दोनों का क्या ले लेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन, d1 इंटरसेक्शन
D2। ये हो गया एडिशन ऑफ फंक्शन का डोमेन, ठीक, D1 इंटरसेक्शन D2। टू यहाँ देखिए कोडोमेन दोनों का रियल नंबर है, तो कोडोमेन क्या हो गया, रियल नंबर, ठीक है। f प्लस जी फ्रॉम D1 इंटरसेक्शन D2 टू R डिफाइंड बाई, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, यही हमारा है एडिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। डिफाइंड बाई f प्लस जी, इस पे आप इनपुट दीजिए, इसको इनपुट कहाँ से आएगा, डोमेन से, तो डोमेन का कोई एलिमेंट इस पे अप्लाई करिए। हमने अप्लाई किया x कहाँ का एलिमेंट है, D1 इंटरसेक्शन D2 का। तो ये x अप्लाई करने पे फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई कैसे होगा, आउटपुट क्या मिलेगा हमें, तो f प्लस जी इस तरीके से एक्ट करेगा कि f x पे एक्ट करेगा, f ऑफ x और g भी x पे एक्ट कर जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फॉर एवरी x बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2। तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, जैसा आप सोच रहे होंगे सेम वैसे ही मिला, x दोनों पे अप्लाई, ठीक, फंक्शन f x पे अप्लाई हुआ, g भी x पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एडिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। एडिशन ऑफ फंक्शन आपके समझ में आ गया होगा। f प्लस जी अगर किसी x पे अप्लाई करना है तो f x पे अप्लाई हो जाएगा, g भी x पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे हमें f प्लस जी ऑफ 1 निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, f ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1, ठीक है। अब दूसरा है आपका सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस। सब्ट्रैक्शन लिखिए या फिर आप क्या लिखिए, डिफरेंस ऑफ फंक्शन। दो फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, f माइनस जी अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, f माइनस जी भी क्या होगा, एक फंक्शन होगा जिसका डोमेन क्या हो जाएगा, वही सेम जो f प्लस जी का है, D1 इंटरसेक्शन D2, और इसका कोडोमेन हो गया R डिफाइंड बाई, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सेम वैसे ही जैसे एडिशन वाला डिफाइन किया था हमने, f माइनस जी ऑफ x इक्वल टू, f माइनस जी x को एसोसिएट कराएगा f x माइनस जी एक्स पे, f x माइनस जी एक्स फॉर एवरी x बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन भी आप बोल सकते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं अब, थर्ड में प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। ऑपरेशन में हमें यही सब करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस भी सेम ऐसे ही डिफाइंड होगा, f इंटू जी इसको लिखेंगे, ठीक है, f इंटू का साइन रहेगा यहाँ पे, f इंटू जी फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, वही जो f प्लस जी का, D1 इंटरसेक्शन D2 टू R। ये कैसे डिफाइंड होगा, इसको लिख लीजिए, डिफाइंड बाई, ये भी सेम वैसे ही डिफाइंड होगा जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला हो रहा था, f इंटू जी, इस पे x अप्लाई करिए तो ये आपको कितना देगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एक्स दोनों पे अप्लाई, ठीक है, एफ एक्स पे एक्ट करेगा, जी भी एक्स पे एक्ट करेगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोसेंट ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, कोसेंट ऑफ फंक्शंस। कोसेंट मतलब डिवीजन, वही में लेना है। कोसेंट डिफाइन करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक, या कोसेंट ही लिखे रहिए इसको। कोसेंट कैसे डिफाइन होगा, कोसेंट का मतलब f बाई जी या g बाई f, जो भी आपको निकालना हो। तो मैं f बाई जी निकाल रहा हूँ, सेम वैसे g बाई f भी आप डिफाइन कर सकते हो। f बाई जी, इसका डोमेन क्या होगा, इसको ध्यान से आप देखिएगा। डोमेन तो पहले तो D1 इंटरसेक्शन D2 ही कराएंगे, जो f प्लस जी, f इंटू जी और f माइनस जी का था। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं डिनोमिनेटर में एक फंक्शन g आ गया है, तो हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो
डिवीजन हमारा परफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। अब d1 इंटरसेक्शन d2 में से क्या माइनस करेंगे, ऐसे सभी x माइनस कर देंगे जिनके लिए ये जो डिनोमिनेटर है g ऑफ x इसकी वैल्यू 0 हो रहा है, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो गया f बाई जी फंक्शन का, f बाई जी फंक्शन का डोमेन हो गया d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस कलेक्शन ऑफ दो x फॉर विच g ऑफ x इक्वल टू 0। टू को डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर इज डिफाइंड एज, इसको भी जो आप सोच रहे हैं सेम वैसे ही ये भी डिफाइंड हो जाएगा। f बाई जी पे x अप्लाई होगा तो ये x न्यूमरेटर में फंक्शन पे अप्लाई हुआ, f ऑफ x हो गया, और g भी अप्लाई हो गया x पे, g ऑफ x हो गया, ठीक है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, x आपका कहाँ बिलोंग करेगा, डोमेन में। डोमेन कितना है, d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस कलेक्शन ऑफ दो x फॉर विच g ऑफ x इक्वल टू 0। ये आपका है डोमेन कोसेंट फंक्शन का। तो कोसेंट फंक्शन का डोमेन इसी तरीके से निकलेगा। प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन हो गया, कोसेंट फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन बाय अ स्केलर। तो फिफ्थ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन बाय अ स्केलर में सपोज करिए एक हमें स्केलर, स्केलर का मतलब कोई रियल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे हम नॉन जीरो रियल नंबर लेकर के वर्क करेंगे। लेट अल्फा बी एनी स्केलर। तो अगर अल्फा कोई स्केलर दिया हुआ हमें, तो हम इस स्केलर से किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सपोज करिए हम एफ पे इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो अल्फा एफ, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन एफ बाई स्केलर अल्फा। क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन एफ बाई स्केलर अल्फा। इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन सेम वही होगा जो एफ का डोमेन। यहाँ देखिए एफ का डोमेन हमें कितना दिया हुआ, d1, तो एफ ये अल्फा टाइम्स एफ का भी डोमेन क्या होगा, d1 ही होगा, ठीक है। d1 टू r डिफाइंड बाई एफ ऑफ अल्फा, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिए डिफाइंड बाई, को डिफाइंड कैसे करेंगे, अल्फा एफ, इस पे d1 का एलिमेंट अप्लाई होगा, d1 का कोई एलिमेंट ले लीजिए x, ये कितना हो जाएगा, अल्फा एक कांस्टेंट है, स्केलर है, तो अल्फा को आउटसाइड कर लेंगे, और ये f जो होगा वो x पे अप्लाई हो जाएगा, f ऑफ x, ठीक है। ब्रैकेट से कंफ्यूज मत होइएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, ये अल्फा इंटू एक्स एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। या आप इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हो, अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू d1। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन बाय ए स्केलर। जैसे सपोज करिए कोई फंक्शन अगर हमें दिया हुआ है f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन जानते हैं आप। तो हमें बताना है 5f, इस फंक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, 5 कोई स्केलर क्वांटिटी, तो 5f अगर हमें निकालना है तो इस पे x अप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ x, तो ये आपका आ जाएगा 5 इंटू मॉड ऑफ x, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन बाय अ स्केलर। इसके बाद है 6 में रेसिप्रोकल ऑफ ए फंक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ अ फंक्शन, सपोज करिए हम f का रेसिप्रोकल कराना चाहते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 1 बाई एफ। f का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1 बाई एफ। g का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 1 बाई जी लिखेंगे, ठीक। 1 बाई एफ फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा जो f का डोमेन है, f का डोमेन कितना है d1, उसमें से माइनस करेंगे। देखिए f डिनोमिनेटर में आ गया है तो ऐसे x को माइनस कर देंगे जिसके लिए fx 0 हो रहा है,
कलेक्शन ऑफ दोज एक्स फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू 0। तो ये हो गया डोमेन रेसिप्रोकल ऑफ ए फंक्शन एफ का। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन एफ हम डिफाइन कर रहे हैं। 2r डिफाइंड बाय, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, 1/f, इस पे x अप्लाई करेंगे तो यहाँ न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं 1 लिखा हुआ है, तो x इस पे अप्लाई होगा नहीं, तो फंक्शन x पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/f ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन कितना है d1 माइनस कलेक्शन ऑफ दोज x फॉर विच f(x) इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शंस, ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें भी कुछ नोट करके आप चीजों को लिख लीजिए। अगर देखिए दो ऐसे फंक्शंस आपको दिए गए, दो फंक्शंस ऐसे दिए गए जिनका डोमेन सेम है, जिनका डोमेन क्या है, सेम है। जैसे हमने एक फंक्शन दिया f फ्रॉम r टू r, डिफाइंड किया f(x) इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, इसका डोमेन क्या है, आप जानते हैं स्क्वायर फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। तो ये एक फंक्शन दिया, हमने एक फंक्शन g डिफाइन किया, g फ्रॉम, ये भी मैं r टू r डिफाइन कर रहा हूँ। g ऑफ x को हमने लिखा मॉडुलस ऑफ x, और मॉडुलस फंक्शन भी आप जानते हैं सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है। तो f और g का अगर डोमेन देखें तो f और g के डोमेन क्या है, रियल नंबर। ठीक है, दोनों ही सेम है, दोनों का डोमेन क्या है, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग d1 और d2 ले रहे थे, f का डोमेन d1 हमने लिया था, g का डोमेन d2, तो अगर ये डिफरेंट होते तो d1 इंटरसेक्शन d2 की कोई डिफरेंट वैल्यूज हमें मिलता। अब अगर दोनों का डोमेन सेम हो गया, दोनों का डोमेन अगर d हो गया, तो d इंटरसेक्शन d की वैल्यू क्या हो जाएगा, d ही हो जाएगा। तो ये चीज जो है मीनिंगलेस हो जाएगा। फिर अगर डोमेन देखिए इक्वल हो गया तो d1 और d2 की वैल्यू सेम हो जाएगा, तो इंटरसेक्शन भी वही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ऐसे केसेस में अगर f और g दोनों का डोमेन सेम है तो f प्लस g, f माइनस g, f इंटू g, इन तीनों का भी डोमेन क्या होगा, इन तीनों का भी डोमेन यहाँ पे रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर का इंटरसेक्शन रियल नंबर से कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, रियल नंबर। ठीक है, तो ये चीज एक नोट में करके लिख सकते हैं। अगर f और g के पास g दोनों फंक्शन का डोमेन d है, तो f प्लस g, f माइनस g, f इंटू g का भी डोमेन क्या होगा, d होगा। तो नोट में, नोट नंबर फर्स्ट, इफ डोमेन ऑफ f एंड g आर d, ठीक है, दोनों का डोमेन क्या है, d है, देन डोमेन ऑफ f प्लस g, f माइनस g, f इंटू g आर आल्सो d। ठीक है, या विल आल्सो बी d। तो ये चीज आप नोट नंबर 1 में करके लिख लीजिएगा कि अगर f और g के डोमेन d है, f और g दोनों का डोमेन d है, तो f प्लस g, f माइनस g, f इंटू g तीनों का डोमेन क्या हो जाएगा, उनका भी डोमेन d ही होगा। और f बाई g में आप जानते हैं, f बाई g के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डोमेन हो जाएगा d माइनस कलेक्शन ऑफ दोज x फॉर विच डिनोमिनेटर इज 0। ठीक है, और अल्फा टाइम्स f का भी डोमेन क्या हो जाएगा, अल्फा टाइम्स f का भी डोमेन d हो जाएगा। तो उसमें एक पॉइंट बढ़ा दीजिएगा, f प्लस g, f माइनस g, f इंटू g एंड अल्फा टाइम्स f, तीनों चारों का डोमेन क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। नोट नंबर 2, अगर कोई फंक्शन f है, रियल फंक्शन हमने लिया हुआ है, लेट f फ्रॉम d टू r बी रियल फंक्शन। रियल फंक्शन कहते ही ये जो d हमने लिखा हुआ है डोमेन, वो क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। तो f इंटू एफ को हम क्या लिखेंगे, f इंटू एफ को हम लोग लिखेंगे f स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ f विद इटसेल्फ, इसको f स्क्वायर लिखेंगे। ऐसे ही f इंटू f अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया तो इसको क्या लिखेंगे, f क्यूब। ऐसे ही अगर f इंटू f इंटू इस तरीके से
n टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो कि इसको क्या राइट करेंगे, f टू द पावर n। ठीक है, अब देखिए f इंटू एफ फंक्शन अगर हमें डिफाइन करना है तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन d ही हो जाएगा, क्योंकि f इंटू जी टाइप का है, f और g के प्लेस पे f ही है, दोनों का डोमेन क्या हो गया, d हो गया, तो f इंटू एफ का भी डोमेन क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ये भी d2r फंक्शन होगा। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, f इंटू एफ पे x अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका fx इंटू fx, और fx इंटू fx को आप क्या लिख सकते हो, fx का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू d। तो f स्क्वायर x को हमने क्या डिफाइन किया, f इंटू एफ लिखो, या f स्क्वायर x को हमने डिफाइन किया fx होल स्क्वायर। ठीक है, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, f स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया, f ऑफ x होल स्क्वायर। ऐसे ही आप f इंटू कितने टाइम्स, f यहां हमने लिखा n टाइम्स ऑफ x, इसको अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका f टू द पावर n x, और f टू द पावर n x क्या डिफाइंड हो जाएगा, f x का होल पावर n फॉर एवरी x बिलोंग्स टू d। तो ये चीज नोट नंबर 2 में आप लिख लीजिएगा। तो f स्क्वायर लिखा हुआ है, दैट मीन्स f इंटू एफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, जितने भी ऑपरेशंस थे रियल नंबर्स पे उसको हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। अब एक प्रॉब्लम हम करेंगे और आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक दो प्रॉब्लम हम और करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स पे, उसके बाद हम लोग रेंज पढ़ना शुरू कर देंगे। फॉर आइडेंटिटी फंक्शन f एंड मॉडुलस फंक्शन g, मॉडुलस फंक्शन को हमने किससे डिनोट किया, g। फाइंड, हमें फाइंड करना है इनका एडिशन f प्लस जी, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, चौथा f बाई जी। ठीक है, कोसेंट, पांचवा अल्फा टाइम्स f, या आप कुछ दूसरा कर सकते हो, यहाँ पे 5 टाइम्स f, सपोज के लिए हमने लिख दिया 5 टाइम्स f निकालिए, 6 f स्क्वायर निकालिए, 7 g स्क्वायर निकालिए, ये सब आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें पहला वाला आंसर देखिए, पहले तो हम आइडेंटिटी फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करके राइट कर लेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन पहले आप राइट कर लीजिए, आइडेंटिटी फंक्शन, इसका डेफिनेशन आपको याद ही होगा, इसमें डेफिनेशन आपको नहीं दिया गया। f फ्रॉम, आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, तो f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई fx इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू। ठीक है, एंड मॉडुलस फंक्शन भी आपको पता है, मॉडुलस फंक्शन यहाँ g दिया हुआ में, तो g इसका भी डोमेन रियल नंबर ही होता है। यहाँ मैं रेंज नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ को डोमेन लिख रहा हूँ r। ठीक है, तो g ऑफ x क्या होगा, मॉड ऑफ x, और मॉड ऑफ x को फर्दर डिफाइन करेंगे हम लोग, तो इफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 तो इसकी वैल्यू x, इफ x लेस देन 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगा, माइनस x। ये डिफाइंड हो गया फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो हमने देखा कि ये जो दोनों फंक्शन हमें दिए हुए हैं, दोनों का डोमेन क्या है, रियल नंबर ही है। तो पहला हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं f प्लस जी फंक्शन। f प्लस जी फंक्शन क्या होगा, फ्रॉम r टू r, ये भी होगा। ठीक है, d1 इंटरसेक्शन d2 निकालिए, तो यहाँ सेम है डोमेन, तो डोमेन सबका क्या हो जाएगा, रियल नंबर। f प्लस जी का भी, f माइनस जी का भी, f इंटू जी का भी, तीनों का डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। तो f प्लस जी फंक्शन डिफाइन कर लीजिए, f प्लस जी ऑफ x, इस पे x अप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, और f ऑफ x की वैल्यू रख दीजिए, x है, और g ऑफ x की वैल्यू मॉड x। इसको फर्दर डिफाइन कर लीजिए आप,
या फिर यहीं छोड़ दीजिए। मॉड एक्स पे कंडीशन है इफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू तो x ही लिखेंगे, मॉड x की वैल्यू क्या हो गया x आ जाएगा, ठीक है। x ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए मॉड x की वैल्यू x, और दूसरा इफ x लेस देन 0, तो x के जगह x रहेगा, मॉड x के जगह क्या हो जाएगा माइनस x, तो इसकी वैल्यू आपको कितना मिल गया, दिस इक्वल टू, पहले केस में x x ऐड हो गया 2x हो गया, और दूसरे केस में x माइनस x कितना आ गया 0, इफ x ग्रेटर इक्वल टू 0, और यहाँ पे इफ x लेस देन 0, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे सेकंड, अब आप समझ गए होंगे कैसे निकालना हमें, फ्रॉम r टू r f माइनस जी ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, इस पे फंक्शन का डेफिनेशन अप्लाई करिए, f ऑफ x के जगह क्या रखेंगे x, और g ऑफ x के जगह पे मॉड ऑफ x। इसको भी आप रीडिफाइन कर सकते हो मॉड x पे कंडीशन लगा करके, इफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो देखिए x ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो मॉड x की वैल्यू x हो जाएगा, तो x माइनस x क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा इफ x लेस देन 0 होगा तो x और ये मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस x, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस x हो जाएगा, तो x प्लस x कितना आ जाएगा ये 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। थर्ड, f इंटू जी निकालना हमें, f इंटू जी x पे अप्लाई होगा, इसका भी डोमेन पहले लिख लीजिए आप, f इंटू जी फंक्शन का डोमेन क्या हो गया रियल नंबर, फ्रॉम r टू r फंक्शन हो गया f इंटू जी, f इंटू जी पे x अप्लाई हुआ, कितना हो जाएगा ये f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x वैल्यू पुट करिए, f ऑफ x की वैल्यू x, जी ऑफ x की वैल्यू मॉड x, तो x इंटू मॉड x हो गया। इसको भी आप रीडिफाइन कर लीजिए, इफ x ग्रेटर इक्वल टू 0 तो वैल्यू कितना मिलेगा, इफ x लेस देन 0 तब वैल्यू कितना मिलेगा, x ग्रेटर इक्वल टू 0 के केस में मॉड x की वैल्यू x होगा, तो x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और x लेस देन 0 के केस में मॉड x की वैल्यू माइनस x होगा, तो माइनस x में x मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। तो ये 3 हो गए, अभी हमें कितने निकालने हैं टोटल 7, 3 तो क्लियर हो गया आपका। फोर्थ में हमें क्या निकालना है, f बाई जी निकालना है। f बाई जी का अगर डोमेन देखिए तो रियल नंबर में से हमें माइनस करना पड़ेगा ऐसा x जहां पे g ऑफ x क्या है 0, g ऑफ x 0 होने का मतलब g ऑफ x देखिए कौन सा फंक्शन दिया गया है मॉड x हो गया, मॉड x 0 हो गया, और मॉड x 0 कब होता है जब x की वैल्यू क्या हो जाए 0, तो हमें डोमेन क्या मिल गया, दैट इज, इसको एक बार और लिख लीजिए, दैट इज f बाई जी। ये कहां से कहां तक मिला हमें, डोमेन क्या मिला r माइनस, केवल क्या माइनस हुआ इसमें 0, x की वैल्यू हमें एक वैल्यू मिला 0, तो r माइनस 0 टू r, तो f बाई जी का डोमेन हमें मिल गया r माइनस 0, जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे रियल नंबर से। अब f बाई जी डिफाइन कर लीजिए, इस पे x अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, f ऑफ x की वैल्यू कितना है x, और g ऑफ x की वैल्यू मॉड x। अब यहाँ कंडीशन लगाइए इफ x, अब यहाँ इक्वल टू वाला 0 नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि डोमेन में देखिए 0 नहीं है, तो कंडीशन लगाएंगे इफ x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 वाला ना लगाइएगा क्योंकि 0 डोमेन में बिलोंग नहीं कर रहा, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड x की वैल्यू क्या होगा x हो जाएगा, तो x अपॉन x कैंसिल होकर के क्या हो गया 1। दूसरा इफ x लेस देन 0 तो मॉड x की वैल्यू माइनस x हो जाएगा, माइनस x और x कैंसिल होकर के कितना वैल्यू मिल जाएगा -1। क्लियर है। इसके बाद फिफ्थ है हमारा 5f, हमें बताना है 5f जो फंक्शन होगा वो होगा फ्रॉम r टू r, इसका भी डोमेन रियल नंबर ही होगा। डिफाइन कैसे होगा 5f, इस पे x अप्लाई करिए तो ये हो गया आपका 5 ऑफ f इंटू एक्स, 5 इंटू एफ एक्स हो गया, तो ये 5 इंटू एफ एक्स की वैल्यू कितना है x, तो ये आपका आंसर आ गया 5x। ऐसे 5 इंटू जी भी आप निकाल सकते हो, ठीक है।
तो ये टोटल 5 निकल गए। अब 5 के बाद 6 वाला देखिए, एफ स्क्वायर हमें निकालना है। यहाँ पे बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा आपको इसको सॉल्व करने में। एफ स्क्वायर, इसका डोमेन क्या होगा, जो एफ का डोमेन है रियल नंबर, 2 को डोमेन हो गया रियल नंबर, एफ स्क्वायर पे एक्स अप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये भी नोट में लिखवाया था ना, ये इसको आप वैसे ही कर सकते हो, एफ स्क्वायर मीन्स एफ इंटू एफ लिखो, फिर एक्स दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, एफ एक्स इंटू एफ एक्स। ये इसको डायरेक्टली आप इस तरीके से लिख लो, एफ एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और एफ एक्स का होल स्क्वायर क्या हो गया, एफ एक्स की वैल्यू रख दो एक्स, तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर। 7 हमें निकालना है जी स्क्वायर। जी स्क्वायर भी इसका डोमेन, जो जी का डोमेन है वही होगा रियल नंबर, जी स्क्वायर इस पे एक्स अप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है, मॉड एक्स, तो ये हो गया आपका मॉड एक्स स्क्वायर। ठीक है, मॉड एक्स स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का मॉड। ठीक, दोनों एक ही चीज है, और एक्स स्क्वायर खुद ही पॉजिटिव हो गया तो इसको आप राइट कर सकते हो एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे चाहे आप ऐसे राइट कर लीजिए या फिर इसको इस तरीके से ही आप छोड़ दीजिएगा, मॉड एक्स स्क्वायर लिख करके। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो आज हम लोगों ने ढेर सारी चीजें कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक और प्रॉब्लम करेंगे इस पर, ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शंस पे। देन हम लोग स्टार्ट कर देंगे रेंज निकालना। ठीक है, डोमेन निकालना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।